एवरीवन, आई होप कि आप अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे होंगे। चलिए हम एक बार फटाफट से देख लेते कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पैकिंग एफिशिएंसी का अलग अलग डेरिवेशन किया था, उसके अलग अलग ए और आर के रिलेशन निकाले थे और उसके पैकिंग एफिशिएंसी के वैल्यूज़ निकाले थे। ठीक है, ये BCC का FCC का होता है 74%, BCC का होता है 68% और जो नॉर्मल प्रिमिटिव होते हैं उसके होते हैं कितने, बोलिए 52.4%। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 52.4% होता है। देखिए ये रहा 52.4% ये। ठीक है, अब देखिए हमने लास्ट क्लास में डेंसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला यही था हमारे पास, D = ZM/A³ NA। अब चलिए इसके ऊपर फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पता है इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं Na तो कांस्टेंट है, Z, M, A और D ये 4 वेरिएबल है। Z का वैल्यू पता है हमें कैसे करके दे देता है, वो या तो बोल देगा हमें BCC स्ट्रक्चर है या FCC स्ट्रक्चर है, इसी तरह करके, या फिर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, इस तरह करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स का नाम दे देगा, तो उससे हम Z निकालेंगे। और हमारे पास Z है, Na है, अब बचा क्या, D, A और M। अब क्या करता है ना, इन तीनों में से किसी भी दो का वैल्यू दे देता है, एकदम इन तीनों में से किसी भी दो का वैल्यू दे देगा। मतलब आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स है, उसमें से 3 वेरिएबल्स का वैल्यू दे देगा और आपको 4th निकालने बोलेगा। ये तो आपने बचपन में ही सीखा है यार, आपको आता ही है, आप कर लेंगे। तो चलिए हम इतने भी आसान क्वेश्चंस नहीं देखने वाले जिसमें इन चारों का वैल्यू दे देगा और आपसे D पूछेगा। NCERT में के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो इससे ज़रा सा हटके है। आइए देखते हैं। एन एलिमेंट हैज़ ए BCC स्ट्रक्चर with a cell age of 288 picometer. The density of element is 7.2 gram. How many atoms are present of 208 gram element? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, BCC स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी Z का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। सेल का एज लेंथ दिया हुआ है, यानी A का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास कितना, 288 पिकोमीटर। ठीक है, अब डेंसिटी भी हमारे पास दिया हुआ है 7.2 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालने क्या बोले, सबसे पहली बात जो हमें क्वेश्चंस में देखना चाहिए, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसके बाद क्या पूछा है उस पर ध्यान देना चाहिए। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। आपको मोल कॉन्सेप्ट याद होगा, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था और 11th में भी आपने पढ़ा ही है, तो उससे आपको याद होगा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, इस तरह के टर्म्स निकालने के लिए बोला जाता था, तो हम क्या करते थे, उस सबसे पहले उसके मोल्स निकालते थे और उसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे मोल्स को। अब हमारे पास क्या है, मोल्स हमें चाहिए और एवोगाड्रो नंबर चाहिए। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास ऑल टाइम प्रेजेंट है और बचा नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, आप जानते ही है। तो हमारे पास गिवन मास कितना है, 208 ग्राम। अब मोलर मास कितना है, अब हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा, यानी कुल मिला के। देखिए फिर से एक बार देखिए, हमें डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ था, A का वैल्यू दिया हुआ था, उसके बाद Z का भी वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछा कितना है, नंबर ऑफ़ एटम्स। नंबर ऑफ़ एटम्स हमसे पूछा है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स हम कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास कितना है, 208 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास। ठीक है, तो अब हमारा ऑल फोकस रहेगा मोलर मास निकालने पे। अब ज़रा इस फॉर्मूले को देखिए, हमारे पास मोलर मास है कहीं पे, यहाँ है M, कैपिटल M, यहाँ पे क्या है, मोलर मास है। ठीक है, अब हमारे पास D का वैल्यू है, A का वैल्यू है, Z का वैल्यू है, Na का भी वैल्यू है ही। तो हमें क्या निकालना है, M, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, चारों के चारों वैल्यू हमारे पास है। अब हमें मोलर मास निकालना है। तो देखिए NCERT ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। सबसे पहले इन्होंने A³ यानी वॉल्यूम को निकाल लिया, A³ को निकाला। ठीक है, सेकेंड काम इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मतलब कुल मिला के हमें कुछ नहीं करना, ये मास अपॉन डेंसिटी जो ये कर रहे हैं वो फॉर्मूला के अंदर ही आ गया। हम क्या करेंगे, इनसे थोड़ा सा आसान चलेंगे। सबसे पहली बात आपको याद रखना चाहिए कि आप ट्रायोस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो आप बुक्स के सॉल्यूशंस को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम अपने ही सॉल्यूशंस बनाएंगे। और आप देखेंगे अभी कि हमारे जो सॉल्यूशंस है वो NCERT के बनाए हुए सॉल्यूशन से ज़्यादा बेटर है और शॉर्ट भी है और आसान भी है। एक्चुअली में NCERT का भी सॉल्यूशंस गलत ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, वापस से डेरिवेशन किया है। तो हमें एग्जाम में डेरिवेशन दोबारा नहीं करना है, हमारे पास सीधा सीधी फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले को लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे, क्योंकि डेरिवेशन हमने पहले ही देख चुका है। अब बार बार किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय डेरिवेशन का बार बार उसे डिराइव करने का तो कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए
सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार, सॉरी। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये डेटा गिवन है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, D=ZM/A³ × NA। ठीक है, हम यहाँ से m निकाल लेंगे, DA³ NA/Z। हमारे पास इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, और इसका भी वैल्यू है, और इसका भी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से मोलर मास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हम देख सकते हैं मास हमारे पास कितना है, 208 ग्राम। मोलर मास कितना है, ये m यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा DA³ NA/Z। अब देखिए हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमें मोल्स का क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इंटू NA। अब देखिए 208 इंटू Z/DA³ NA इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, यानी NA से मल्टीप्लाई, NA कर दिया तो हो गया हमारे पास 208 Z/DA³। D और A का वैल्यू बैठा दे, Z का वैल्यू निकाल दे, बैठा दे, और आपके पास आ गया आंसर। देखा, इतना शॉर्ट में आंसर आ गया, बस इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ही नहीं होता है। आइए बात है अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC। FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब Z हो गया हमारे पास 4। सेल इन द एज लेंथ ऑफ इतना, A का वैल्यू है हमारे पास। इन एन एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, A है, Z है। ठीक है, अब कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अब देखिए वापस हमारे पास फॉर्मूला क्या था, D=ZM/A³ NA। हमारे पास Z दिया हुआ है, M दिया हुआ, M निकालने के लिए बोला है, A दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है। अब हम M नहीं निकालेंगे कैसे, बिल्कुल निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला। इसी तरह ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं, सीधा सीधे फार्मूला पे बेस्ड है, आप बना लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आयोनिक रेडियस, उसके ऊपर चलते हैं। ये NCERT और बोर्ड्स लेवल में नहीं है, बोर्ड्स के और NCERT के सिलेबस में ये नहीं है, ये है मेंस और एडवांस के टॉपिक, और इससे मेंस और एडवांस से बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। होता ये भी बहुत आसानी ही है, लेकिन फिर भी ये अलग टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा चैनल जो है सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट नॉट ओनली लेक्चर्स, अगर आप सिर्फ लेक्चर्स देख के जा रहे हैं तो आप बेवकूफ़ है, इसलिए क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स देखने का कोई मतलब नहीं है जब आप होमवर्क नहीं करें, और ये तो अलग बात हो गया। लेकिन लेक्चर्स के साथ आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे लेक्चर्स के सारे चैप्टर्स ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद इसके मैं नोट्स अपलोड कर दूँगा, हमारे जो कोटा के नोट्स है, फिर DPPs, फिर जो हमें बुकलेट्स मिलते थे वो, और आप चाहे तो अपने पर्सनल डाउट्स जो है यहाँ पे इन चैप्टर्स में वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहे तो चैप्टर से हट के कोई और चैप्टर के भी डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम सारे टीचर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब मिलेंगे आपको। अब जो चाहे अपने पर्सनल 1-to-1 डाउट शेयर कर सकते हैं और हम आपको डेफिनेटली आंसर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आयोनिक रेडियस के ऊपर। इसे हम रेडियस रेशियो भी कहते हैं। आयोनिक रेडियस क्या होता है, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो होता क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। यस, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन है, उसी को हम रेडियस रेशियो करते हैं या फिर आयोनिक रेडियस कहते हैं। अब देखिए ये एक्चुअली में होता है, एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना अलग अलग, BCC, FCC, इन सब के स्ट्रक्चर्स में जो हम बड़े बड़े एटम्स दिखाते हैं ना कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर पे, वो एक्चुअली है ना एनायंस होता है, ठीक ना। क्योंकि आप भी जानते हैं एनायंस का साइज़ जो है कैटायन से बड़ा होता है, ठीक है। एनायन का साइज़ कैटायन से बड़ा होता है, इसलिए जो हम दिखाते हैं वहाँ पे वो एनायंस होता है एक्चुअली। और कैटायंस किसी भी यूनिट सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग वॉइड्स हम देखते हैं ना, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, तो वो सब वॉइड्स में जाके कैटायंस फंस जाते हैं और वहीं पे कैटायंस होते हैं। और जो अगल बगल स्फीयर्स जो घेरे हुए वो एक्चुअली एनायंस होते हैं। तो हमें इतना पता चला कि कैटायंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉइड्स में। तो देखिए वॉइड्स, इसका डेरिवेशन ना एडवांस के सिलेबस में है ना मेंस के सिलेबस में, किसी के सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ अलग अलग वॉइड्स के रेडियस रेशियो, मतलब अलग अलग वॉइड का रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। देखिए ट्रायंगुलर वॉइड का ये एक डेटा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें और इसे याद कर लें, ठीक है। अलग अलग वॉइड्स के, ट्रायंगुलर वॉइड का इतना से इतना, टेट्राहेड्रल वॉइड का इसी तरह करके, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिकल वॉइड। इसका यूनिट क्या होता है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ रेशियो, तो उसका यूनिट नहीं होता है, रेशियोज़ का यूनिट नहीं होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको नोट कराता हूँ। यहाँ पे लिखा है 0.155 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0.225। इसका मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो होगा उसका वैल्यू 0.11155 के बराबर या फिर इससे बड़ा होना चाहिए और 0.225 से छोटा होना चाहिए। हाँ, इसके इक्वल नहीं है ये, ठीक है ना। अगर इक्वल हो जाएगा तो ये वापस देखिए ये नीचे चला जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड के कैटेगरी में। अगर किसी भी वॉइड को ट्रायंगुलर वॉइड के कैटेगरी में आना है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन उसका ऐसा होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही होना चाहिए और 0.155 से बड़ा होना चाहिए या फिर इसके इक्वल भी चलेगा। लेकिन जो राइट हैंड साइड है अगर उसके इक्वल हो गया तो वो उसके जस्ट नीचे वाली कैटेगरी, जैसे इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में आ जाएगा। टेट्राहेड्रल का क्या है 0.225 से 0.414 इसी तरह करके नीचे है, ठीक है। फिर भी अगर आपको संतुष्टि के लिए मैं आपको एक डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला जो ट्रायंगुलर वॉइड है ना, मैं उसका आपको डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, सो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 कभी नहीं होता है। जो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा वॉइड जो होता है वो भी लेस देन 1 ही होता है, उसके बराबर भी नहीं होता, उससे छोटा ही होता है हमेशा, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगुलर वॉइड कैसा होता था, 3 ट्रायंगल्स होते थे, उनके बीच में स्पेस होता था। अब मैंने क्या बताया, स्पेस में जाके कौन फंस जाता है, कैटायन जो स्मॉलर इन साइज होता है। अब देखिए ये जो कैटायन है, ये जो कैटायन आपको दिख रहा है, ये इसका रेडियस हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है, ये बड़े वाले का रेडियस हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये भी रेडियस के इक्वल, ये भी रेडियस और प्लस रेडियस के इक्वल, तो इसका साइड कितना हो गया 2r और हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री और ये वाला का रेडियस कितना है स्मॉल आर है। तो अब देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है और ये जो सेंटर है ये सेंटर O है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमने क्या किया, इससे AB जो साइड है इस पर हमने परपेंडिकुलर गिराया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसीलिए बाइसेक्ट करेगा। तो आप फिगर से देखिए अगर हम इसे बाइसेक्ट करते तो ये कितने इस पॉइंट पे जाके बाइसेक्ट करेगा और इसका जो बचा हुआ लेंथ होगा ये कितना होगा कैपिटल R के बराबर। तो देखिए ये जो इतना सा जो पार्ट है ये कैपिटल R के बराबर होगा। अब आप देखिए ये वाला जो है AO जो है ये किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर है। AO जो है इतना जो ये वाला साइड है ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर है। इस जो ट्रायंगल ADO है इसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए छोटा सा और एक और ADO, ठीक है। ये R था, ADR था, AO क्या था R प्लस R था, ठीक है। अब आप देखिए ये जो ट्रायंगल था ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री था। अगर हम इससे ज्वाइन करते हैं बीच में जाके बाइसेक्ट करता है तो ये जो एंगल है इक्विलेटरल है, इसलिए ये 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30। तो एंगल ये जो है एंगल DAO कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसमें हमने लगा दिया, देख लीजिए कुछ नहीं है। तो इससे क्या आ गया R अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू 0.155। इसका मतलब इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन इसी तरह 0.225 से छोटा ही होगा। वो कैसे पता चलेगा, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड का डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक करके बता दिया हूँ, दूसरी आपको करने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें, अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है जानने का तो पहले सिलेबस का ख़त्म कर ले, उसके बाद आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना लेता हूँ। अब आते सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उसके क्वेश्चंस, आप उसके क्वेश्चंस देख लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एटम्स डाटा रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली एनायंस। जो मैंने पहले आपको बताया, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पे जो एटम्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कॉर्नर स्पेस सेंटर, वो क्या होता है, एनायंस होते हैं। फटाफट से देख ले इन क्वेश्चंस को, एक बार नज़र डाल लें। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखना है। उनके सॉल्यूशंस आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखना है और कोशिश करना है घर में बनाने का। और मैं अगले लेक्चर में ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अगले लेक्चर में आपको इन क्वेश्चंस के जो है अच्छे से सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपको ये सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, आपको क्वेश्चंस देखने हैं और खुद से बनाने हैं। ओके, थैंक यू एंड फॉर हैविंग पेशेंस।